तब तक आप ये क्वेश्चन बनाइए। ऊपर में एक क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब शुरू होने वाला है। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को देखिए, बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी हम बताएंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास। आप लोग सुन रहे हैं आवाज? कोई रिस्पांस दीजिए, आप लोग सुन रहे हैं आवाज? यस सर। चलिए ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो सेम है पर बनेगा नहीं इससे सिंपल मेथड से। इसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा। कंसीडर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन। एक क्वाइन को हम टॉस करेंगे, ठीक है। इफ द क्वाइन शो हेड, अगर क्वाइन हेड शो करता है, टॉस इट अगेन। अगर क्वाइन आज देखिए, सबसे पहले आज मेरे पास वो राइटिंग पैड नहीं है, इसलिए थोड़ा हम घर आए हुए हैं, राइटिंग पैड लेके नहीं आए हैं। तो बस हम आज सिर्फ बोल बोल के जितना हो सकेगा कम लिखेंगे हम, ठीक है। अगर यदि एक क्वाइन को टॉस करेंगे और उसमें हेड आया, अगर यदि कॉइन को टॉस किए हेड आया तो क्वाइन को फिर से हम टॉस करेंगे, ठीक है। टॉस इट अगेन। अगर यदि टेल आया तो हम उसको टॉस नहीं करेंगे। टॉस इट अगेन बट इफ इट शो टेल, अगर यदि टेल आया देन थ्रो ए डाइस। अगर हेड आया तो ठीक है, कॉइन को फिर से टॉस करेंगे। अगर टेल आया तो हम डाइस थ्रो करेंगे। तो टेल आया तो डाइस थ्रो करेंगे, तो डाइस में 1 से लेके 6 तक आएगा, ठीक है। फाइंड द conditional probability of the event that the dice show a number greater than 4। और इसमें भी क्या बोल दिया कि कंडीशनल, इतना कंडीशन होने के बाद, डाइस थ्रो होने के बाद एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाया है कि अगर नंबर मोर देन 4 आए तो इसके लिए क्या होगा, टेल तो आएगा ही, टेल के बाद 4 नहीं आएगा, 5 आएगा और टी 6 आएगा, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये जो कि ये हो जाएगा मेरा एफ, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है सिंपल स्पेस क्या है, अगर यदि हेड आता है तो टॉस करते हैं अगेन। तो हेड तो दिया हुआ नहीं है, हेड का तो कोई मतलब ही नहीं है। दिया हुआ इफ टेल सो टेल, तो हम डाइस को थ्रो करेंगे। अगर टेल आता है तो टेल 1, टेल 2, ठीक है। यहाँ से कहाँ तक आएगा, टेल 6 तक।
ठीक है। अगर टेल आता है तो हम डाइस को अगेन थ्रो करते हैं। क्वेश्चन समझ गए? तो अब देखिए इसमें जो हम बोल रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन होगा, कैसे होगा देखिए प्रोबेबिलिटी, ये समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। अगर हेड आया, अगर हेड आया तो हम टॉस को फिर से टॉस को उछालना शुरू, कॉइन को उछालना शुरू किए। देखिए कॉइन पहली बार में कॉइन उछलेगा तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। 50% प्रोबेबिलिटी हेड आने का, 50% टेल आने का। अगर हेड आता है फिर से कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। फिर हेड आएगा या टेल आएगा, अगर हेड आएगा तो फिर से कॉइन को टॉस करेंगे, ये चलता रहेगा, ठीक है। अगर पहली बार में कॉइन को टॉस किए हेड या टेल आया, तो हेड आया तो अगेन, पर टेल जब आया तो उसके साथ दूसरा हम डाइस थ्रो करेंगे। डाइस पे क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 इतना चीज आ सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए सिंपल स्पेस, अगर यदि कॉइन को टॉस किए, पहला कॉइन कॉइन पे हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस किए, ठीक है। अगर यदि कॉइन पे टेल आया, हेड और टेल ये तो रहेगा, ठीक है। और जो टेल आ जाएगा, जैसे ही टेल आएगा, टेल के बदला उसके बाद डाइस हम थ्रो कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए इस क्वेश्चन में नोट इक्वली लाइकली, अगर इक्वली लाइकली रहता तो हमको मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज ही नहीं करना पड़ता। इक्वली लाइकली नहीं है, अगर हेड आ रहा है तो फिर से टॉस कर रहे हैं, टेल आ रहा है तो डाइस थ्रो कर रहे हैं। समझ गए, दोनों चीज डिफरेंट डिफरेंट हो गया। हेड आने पे सेम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टेल आने पे डाइस को कर रहे हैं, क्योंकि इक्वली लाइकली ये नहीं है, ठीक है। अब ई, जैसे हम वहां बोले थे ई नंबर ग्रेटर देन 4, अगर नंबर ग्रेटर देन 4 होगा, ग्रेटर देन 4 होगा तो टी के साथ 5 और 6 आएगा, ठीक है। 5 और 6 आएगा। अगर एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट एफ इक्वल टू एट लीस्ट वन टेल, हेड के साथ टेल आया, ठीक है। टेल 1 टेल 2, अगर एटलीस्ट एक टेल है तो, अगर एक एक टेल है तो, हेड के साथ टेल आया, वहां भी आप इसको भी देख सकते हैं, हेड के साथ टेल आया, ठीक है। और टेल 1 टेल 2 टेल 6 तक, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, T5 T6, क्योंकि ग्रेटर देन 4 था, ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालेंगे। तो वो देखिए अब यहाँ पे आप समझिए क्वेश्चन देखिए कि ई बाई एफ सर T5 और T6 है, 2 ही है यहाँ, आप बोलिएगा 2 ही है यहाँ। तो टेल के साथ अगर हेड रहता तो 1/2 आराम से लिख देते, ठीक है। लेकिन टेल के साथ 5 है, एक डाइस है। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन मेथड, एक क्वाइन है, हेड आया, देखिए यहाँ पे हेड और हेड अलग अलग हेड है। अगर हेड आया तो फिर से क्वाइन को टॉस करेंगे, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक क्वाइन है यहाँ, एक क्वाइन है, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, क्योंकि ये क्वाइन में हेड या टेल ही है, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब फिर इस क्वाइन को हेड आया तो फिर से क्वाइन को टॉस किए, ठीक है। फिर से क्वाइन को टॉस किए, फिर से हेड आ गया, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी फिर 1/2। यहाँ पे इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड, ये एक ही क्वाइन है, एक ही क्वाइन है, इसीलिए एक क्वाइन में एक हेड का 1/2 इंटू एक हेड का 1/2, ठीक है, तो 1/4। अब इससे समझिए जब दो दो कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड आएगा, इतना आएगा, इसका भी 1/4 आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी हेड ऑफ हेड का निकालेंगे तो 1/4 आएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है, क्यों हम ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये डाइस के लिए, टेल के साथ डाइस आएगा, इसीलिए इस डाइस के लिए हम मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे। अगर हेड हेड का सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालिए, 1/4 यहाँ से आएगा ना, इस हेड हेड का, हेड टेल का निकालेंगे तो 1/4, यहाँ पे हेड टेल का निकाले हैं तो 1/4 आया है। लेकिन आपको समझाए हम कि एक ही क्वाइन है, एक ही क्वाइन को टॉस करने वाले हैं। क्लियर, ये इस क्वाइन को ओनली। अब देखिए, अब यहाँ यहाँ आप समझिए कि T1 अगर यदि यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो 1/2 आता है, फिर इसको टॉस कर इसको करते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का क्या आएगा, 1/6। क्लियर, इसका और इसका जो ये जो हेड है और सॉरी एक टेल है और 1 है, तो टेल का स्पेशल क्या आ जाएगा, टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2, जो हम यहाँ हेड का बताए हैं 1/2, ये टोटल मिला के 1/4 हो रहा है। तो 1/4 कैसे हो रहा है, इस हेड का 1/2 इंटू इस हेड का 1/2। तो इस टेल का अकेला हम निकाल, यहाँ देखिए इस टेल का क्या है 1/2, तो इस टेल का अगर यदि हम अकेला निकालेंगे, ये इस टेल का, तो इसका तो 1/2 होगा, 1/2
इस 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 का प्रोबेबिलिटी, इस 1 का प्रोबेबिलिटी हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ, मेरे पास मार्कर नहीं है आज, इस 1 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा किसी डाइस में, पहले क्या हो जाएगा सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस क्या है, एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 और 1 का निकाल रहे हैं तो 1 को ड्रॉ करने, एक बार डाइस को ड्रॉ करेंगे तो 1 आने का चांस कितना है, एक बार, तो 1/6। तो इसीलिए इस टेल में, इस टेल के प्रोबेबिलिटी में ये दो चीज है, दोनों टेल है और 1 है, तो टेल का हो गया 1/2 इंटू 1/6 हो जाएगा 1/12, इसीलिए T2 का भी निकालेंगे तो 1/12, इस तरह से T1 T2 T3 सारा इक्वल होगा 1/12 के, समझ गए। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे आप समझ गए, ई इंटरसेक्शन एफ का, ये T5 का हम निकाल के बताए T के साथ, जैसे 1 2 है तो T5 निकालेंगे तो 1/12, T6 निकालेंगे तो 1/12, 1/12 प्लस 1/12 इंटरसेक्शन में ये होता है, जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद पी एफ में देखिए, पी एफ कितना है, पी एफ में हेड टेल का क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू, सॉरी 1/2 प्लस 1/2 1/4, हेड टेल का भी बताए थे ना यहाँ, हेड टेल का 1/4, तो 1/4 प्लस T1 का 1/12, T2 का 1/12, इतना बार लिख के इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2/9 मेरा आंसर आएगा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई डाउट है किसी को, जो डाउट है अभी क्लियर होगा, अभी पूछिए आप, अभी डाउट क्लियर होगा। चलिए आगे और थ्योरम ये पढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया था इसीलिए यहाँ पे बता दिए। अब इस थ्योरम पे चलिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलता क्या है, ठीक है। इफ ए क्वाइन टॉस, एक क्वाइन को जब हम टॉस करते हैं तो इसका सिंपल स्पेस क्या होता है, इफ टू क्वाइन टॉस, एक इधर क्वाइन हो गया, एक इधर क्वाइन हो गया, ठीक है। एक पहला कॉइन को टॉस किया तो इस पे मेरा हेड आया, दूसरा कॉइन को टॉस किया इस पे भी हेड आया, फिर दूसरा बार किए तो पहला पे हेड आया, दूसरा पे टेल आया, जैसे ये हम लिखे हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना एलिमेंट इसमें होगा, 2 के पावर 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एलिमेंट यहाँ है, ठीक है। ये समझ में आ गया, सिंपल स्पेस 4 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगा, सिंपली हम निकालेंगे तो 1/4, क्योंकि इसमें 4 सिंपल स्पेस है, एक एलिमेंट का हम पूछ रहे हैं, एक इवेंट का पूछ रहे हैं, तो 1/4। और अगर यदि हम मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये मेथड यूज करते हैं तब क्या होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगर यदि एक कॉइन में हेड आता है, इस हेड को अगर यदि हम फिर से टॉस करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फिर से कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये 1/2 प्रोबेबिलिटी है। अरे एक कॉइन को टॉस करेंगे, सिंपल सी बात है, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, फिर टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2, हेड टेल साथ में है तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, यही चीज, तो ये चीज देखिए, दोनों चीज इक्वल है। यहाँ पे तो आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि डिफरेंस नहीं है, जब एक साथ एक क्वाइन और एक डाइस को थ्रो कीजिएगा तब आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में दिखा था, यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ भी बोल रहा है, इफ 1 कॉइन एंड 1 डाइस, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। एक कॉइन और एक डाइस को थ्रो करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड के साथ 1 से लेके 6 तक आएगा, ठीक है। एक डाइस को थ्रो करेंगे टेल के साथ 1 से 6 तक आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी टोटल सिंपल स्पेस हेड और टेल में 2 होता है, हेड आता है या टेल आता है, और डाइस में 6 तक आता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी टोटल सिंपल स्पेस 12 हो जाएगा, क्लियर। 12 एलिमेंट यहाँ है। आप कोई पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 आने का क्या होता है, इसमें कितना है टोटल, सॉरी ये 2 नहीं होगा, ये 12 होगा,
ठीक है। टोटल कितना है सिंपल स्पेस 12। हेड 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1, क्योंकि इस 12 में से अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो एक बार हेड आएगा, एक ही बार तो 1 आएगा। जो 1 आ गया दोहरा के थोड़ी आ सकता है, दोहरा के हम इसमें लिख ही नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी 1/12। सिंपली अगर निकालना चाहे तो 1/12, क्योंकि सिंपल स्पेस हमको पता था इसलिए हम लिख दिए 1/12। अगर यदि बहुत बड़ा रहता मीन्स कि 10 बार डाइस को थ्रो किया जाता है, 10 बार कॉइन को टॉस किया जाता है, तब तो आप इसे लिख नहीं सकते हैं, तब तो आपको सोचना ही होगा। और अगर यदि हम मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करते हैं तो पी हेड, पहले हेड का निकालिए, हेड का क्या हो जाएगा 1/2, हेड या टेल आएगा तो 2 ही होता है 1/2। अब 1 का चांस कितना है तो 1/6, इसलिए 1/12। देखिए दोनों का आंसर, यहाँ भी दोनों का आंसर मैच किया और यहाँ भी दोनों का आंसर मैच किया। इससे ये पता चलता है कि आपको प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लीकेशन मेथड सेम मेथड है, बस आपके सोचने की फर्क है। अब कोई पूछ देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 H2 T6 का निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अगर ये मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाते तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए H का देखिए पहले एक एक करके हम निकालेंगे। H1 का पहले निकालेंगे, H का कितना है 1/2, 1 का कितना है 1/6 प्लस H का कितना है 1/2, 2 का कितना है 1/6, सबका निकाल के उसको जोड़ कर एडिशनल कर दीजिए तो उसका आंसर आ जाएगा। अभी पूछिए, यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए, अभी करेंट टॉपिक है, आपको अच्छा से समझ में भी आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में कोई फार्मूला है, ये फार्मूला आपको अभी से अब कब से बताते आ रहे हैं। जो नीचे में रहेगा ये ए ऑलरेडी हो चुका है और बी हमको फाइंड करना है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब क्या होता है, ए जो होता है ऑलरेडी डन हो गया रहता है, बी हमको फाइंड करना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या ए इंटरसेक्शन बी लिखिए डिवाइडेड बाय पी ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और इसको और हम थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी को हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिए। ए इंटरसेक्शन बी को हम ए बी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को ए एंड बी, ए एंड बी लिख सकते हैं। अरे वेन डायग्राम बनाइए आप, किसी ने जवाब दिया है कुछ। यस सर, ठीक है, वेन डायग्राम बनाइएगा। तो ए हो गया ये, बी हो गया ये, ठीक है। इंटरसेक्शन यही तो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है ना, इसको ए बी लिख सकते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, यह एक फार्मूला हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे यहाँ ए बी लिखे तो ये लिख दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, बी बाय ए, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए बी। क्लियर। जो लास्ट इसका टर्म होगा इसको ऊपर में रखेंगे और जो दो पीछे होगा उसको नीचे में रखेंगे। अगर दो ही रहता तो लास्ट, जैसे यहाँ दो ही है तो बी को ऊपर में रखेंगे, जो लास्ट में रेस्ट बच जाएगा उसको हम नीचे में रखेंगे। क्लियर, ये फार्मूला हो गया। फार्मूला को याद रखिए, आगे यूज हो सकती है ये फार्मूला। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। ये बैग है, एक कोई बैग है मेरे पास, इसमें रेड बॉल 4 है और ब्लैक बॉल 6 है, टोटल मिला के 10। सिंपल स्पेसिस का क्या है 10। अब क्वेश्चन सुनिएगा, अगर आपको लगता है बन जाएगा तो बना भी सकते हैं। इफ 2 बॉल और ड्रॉन, 2 बॉल को ड्रॉन करेंगे 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट बॉल को वापस डालना है, एक निकाले और फिर उसको डाल दिए। ठीक है, एक निकाले, जैसे कि एक रेड बॉल निकालेंगे, इसमें से एक रेड, पहला बार में एक रेड बॉल निकालेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अगर एक रेड बॉल निकाले उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/10, 1/10 होगा। अगर यदि एक ब्लैक बॉल निकाले फिर भी 1/10 होगा। फिर सेकेंड अगर बॉल निकालते हैं, सेकेंड बॉल ब्लैक बॉल निकालते हैं, फिर विथ रिप्लेसमेंट है, बॉल को वापस डालना है, फिर भी 1/10 ही होगा। क्लियर। तो अब देखिए आगे,
तो हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2। पहला बार में बॉल रेड 1 निकाले, रेड 2 निकाले, इसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 रेड बॉल को निकालने का कितना तरीका, 4 रेड बॉल है, ठीक है, हम देख के नहीं निकाल रहे हैं, हम कोई भी रैंडम बॉल रेड बॉल निकाल ले रहे हैं। कोई भी रैंडम बॉल निकाल रहे हैं तो 4 बॉल है, 4 में से उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4 में से कोई भी बॉल निकल सकता है। ऐसा थोड़ी फिक्स है कि हमको उसमें नंबर दिया है कि रेड बॉल 1 ही निकालना है, रेड बॉल 2 ही निकालना है। रैंडमली कोई भी बॉल को, रेड बॉल को पकड़ के निकालेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, चौथा बॉल भी हो सकता है। तो R1 का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 4/10। रेड बॉल R1 को निकालने की, एक बॉल हम निकालेंगे, उसमें बॉल रेड 1 भी निकल सकता है, रेड बॉल 2 भी निकल सकता है, रेड बॉल 3 भी निकल सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/10। अगर यदि यही एक ब्लैक बॉल हमको निकालना होता तो क्या होता? 6/10। अब देखिए हमारे पास विथ रिप्लेसमेंट है। अगर यदि इसका R2 निकालेंगे, इसका R2 निकालेंगे तो क्या होगा? फिर R2 निकालेंगे तो फिर भी 4/10 ही होगा। अगर यहाँ हो जाता इस टाइम पे विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो जो एक बॉल निकल गया तो 4/10 होगा। अब नेक्स्ट बॉल क्या होगा? नेक्स्ट एक बॉल कम हो जाएगा, नेक्स्ट एक बॉल कम हो जाएगा। 3/10 नहीं होगा बाबू, 3/10 नहीं, 3/9 ही होगा ना, 3/9 ही होगा, क्योंकि एक बॉल तो टोटल ओवरऑल सिंपल स्पेस में से भी तो निकला है ना, तो 3/9 होगा। आगे हम पढ़ा रहे हैं थ्योरम, बस यहाँ पे आपको दिमाग चेक करना था कि सही में। ये इन दोनों को फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ R1B2। R1B2, एक रेड बॉल निकालना है, एक ब्लैक बॉल निकालना है। एक रेड बॉल R1 का तो यही हो जाएगा मेरा 4/10, ठीक है। और B2 का क्या हो जाएगा? R1 का तो 4/10 हो गया, B2 का क्या हो जाएगा? 6/10, ठीक है। इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। और क्वेश्चन हो सकता है, और क्वेश्चन है B1 B2, इस क्वेश्चन को बनाइए। बनेगा। पहला है ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल कितना था? 6 था मेरे पास। ओवरऑल बॉल कितना था? 10, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट है तो बॉल को हम बैग से निकालेंगे और फिर बैग में डाल देंगे। 6 बॉल, ये ब्लैक बॉल जो है पहली बार में कितना तरीका से निकाल सकते हैं? 6 बॉल में से किसी भी बॉल को हम निकाल सकते हैं, क्लियर। जो कि ओवरऑल 10 बॉल है, रेड बॉल को टच नहीं करना है। फिर सेकेंड बॉल में 6 बॉल निकाले, फिर से उस बैग में हम उसको डाल दिए, तो B2 में भी क्या होगा? 6/10। ये तो था विथ रिप्लेसमेंट, क्लियर, समझ में आया? दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 6/10 इंटू 6/10। आप देखिए, इफ 2 बॉल आर ड्रॉन 1/1, if 2 ball are drawn 1/1 without replacement, बैग में से बॉल निकाल कर दोबारा बैग में नहीं डालना है। जो बॉल निकल गया उस बॉल को फिर से बैग में नहीं डालना है, क्लियर। अब क्वेश्चन बनाइए। दो क्वेश्चन आपके सामने है। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 B2 निकालना है। आंसर बताइए, आंसर बताइए, मैं आंसर देख रहा हूँ। ज्योति, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप दिया है 9/25, 25। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला आंसर बताइए, पहले वाला का, ठीक है। अभी आंसर बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका आंसर बताइए। पहले तो हमको बताइए PR1, PR1, फिर बताइए PR2। जिसको समझ में नहीं आ रही है पूछ सकते हैं आप।
आज मेरे पास पैड नहीं है, थोड़ा गड़बड़ लिखाएगा, हाथ से लिख रहे हैं। अभी का 2/R1 हो जाएगा 4/10। R2 बताइए। 4/10 सही है। R2 बताइए। 3/9 सही है। 3/9 इन दोनों को हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4×12 12 अभी का 2/15। चलिए आप लोग अपना देख लीजिए जो आंसर आ रहा है। ठीक है, 12/90। ठीक है, चलिए इसका इसका देखिए R1B2। R1B2 का बताइए। R1B2 R1 का तो सेम हो जाएगा आपका 4/10। B2 का बताइए। R1B2 4/10 इंटू 6/9। 6/9 सही है। चलिए एक क्वेश्चन और है B1B2। B1B2 6/10 इंटू 5/9। ठीक है, अब चलिए ये तो क्वेश्चन था आपको मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं, प्रोबेबिलिटी है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट पहले तो ये समझ लीजिए इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हाँ, हम कॉलेज में अगर यदि 5 स्टूडेंट है, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि आप टॉप कीजिए या फेल कर जाइए या आपका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर? तो एक ऐसा इवेंट जिस कोई अदर इवेंट को अगर यदि कोई ऐसा एक आदमी होता है जिसको किसी और के काम करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ गए? नो इफेक्ट ऑन अदर इवेंट। अगर यदि हम किसी में से जैसे कि मेरे पास कोई मान लीजिए क्या चीज का एग्जांपल दिया जा सकता है। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं, कोई एग्जांपल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। इसमें देखिए मेरे पास एक बॉल बैग है जिसमें रेड 4 बॉल रेड है, 4 ब्लैक बॉल है। बॉल आर ड्रॉन। अगर यदि हम बॉल को ड्रॉ करते हैं विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, पहले विद रिप्लेसमेंट में आते हैं। विथ रिप्लेसमेंट PR 4/10 इफ वन ब्लैक बॉल आर ड्रॉन। तो उसका इफ वन ब्लैक बॉल ड्रॉन, अगर यदि एक ब्लैक बॉल हम ड्रॉन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/R क्या हो जाएगा? R/B। प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B हम निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? रेड बॉल का कितना है? रेड बॉल का इसका पूरा का निकालिए। R इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। पूरा इसका निकाल के हमको बताइए, फार्मूला पे बैठेगा ये, तब ये निकलेगा 4/10। अब फार्मूला है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन B। R इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। उसको निकाल के देखिए, बताइए। PB ये R/B का। सर R इंटरसेक्शन B तो 0 हो जाएगा। तब ये R/B नहीं होगा।
बी है पेन, आर का निकालना है जबकि बी हो गया। अच्छा हाँ ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये लिखने में यहाँ गड़बड़ है, ठीक है, लिखने में हम गड़बड़ कर दिए हैं। यहाँ देखिए विथ रिप्लेसमेंट में क्या है कि R1 निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/10, ठीक है। अगर यदि हम एक रेड बॉल निकालते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है 4/10। अगर यदि हम एक ब्लैक बॉल निकालते हैं, अगर यदि हम एक ब्लैक बॉल निकालते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर पे एक ब्लैक बॉल निकालिए तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ आर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकाल रहे हैं जबकि हमको एक ब्लैक बॉल निकाले हैं। ये बी क्या है, विच इज ऑलरेडी ड्रॉन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकालेंगे, ठीक है। इसमें से आप ब्लैक बॉल निकाल लीजिए, ये मेरा पूरा का पूरा बकेट है, बकेट में विथ रिप्लेसमेंट है, हम निकाल रहे हैं आर का प्रोबेबिलिटी। हम ये हमेशा इस फॉर्मूला का मीनिंग बताए हैं कि ब्लैक बॉल ऑलरेडी ड्रॉन है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि ब्लैक बॉल हमको निकालना है, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है आर। तो क्या हम इसमें से विथ रिप्लेसमेंट है एक ब्लैक बॉल निकाल लेंगे तो क्या हमको ये रेड बॉल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी तो वही होगा, रेड बॉल जितना ब्लैक बॉल निकालेंगे फिर उसमें डाल देंगे, जितना ब्लैक बॉल निकालेंगे फिर उसमें डाल देंगे। तो हमें क्या रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेड बॉल हम निकाल ही नहीं रहे हैं, हम निकाल रहे हैं रेड बॉल, लेकिन उसके साथ हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि जब हम रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 4/10 दिया हुआ है, मीन्स निकाले हैं अभी, उसमें से हम एक ब्लैक बॉल निकालने वाले हैं, तो ब्लैक बॉल निकालने से कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये फॉर्मूला दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय बी वेयर बी इज ऑलरेडी ड्रॉन। तो हम आर का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, तो हमें ब्लैक बॉल निकले ना निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन लेकिन विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट में देखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट में रेड का प्रोबेबिलिटी 4/10 ये तो ऑलरेडी पता है कि हमको ये होगा, लेकिन जब उसमें से एक ब्लैक बॉल निकल जाएगा, अगर यदि हमको पता है कि रेड बॉल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सिंपल स्पेस पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर यदि हम ब्लैक बॉल निकाल लेंगे तो रेड बॉल पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। ऊपर वाले पे तो रेड बॉल पे तो हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक ब्लैक बॉल निकलने से सिंपल स्पेस जो होता है इसका ऑलरेडी ड्रॉन वाला, इस पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सिंपल स्पेस यहाँ 10 होना चाहिए, ब्लैक बॉल निकालने से हमको रेड बॉल पे भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ब्लैक बॉल निकालने से रेड बॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यही बोल रहे थे यहाँ, नो इफेक्ट ऑन अदर इवेंट, ये क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रेड बॉल निकालने से, सॉरी ब्लैक बॉल निकालने से रेड बॉल पे इफेक्ट होता है। थोड़ा कंफ्यूजन था एग्जाम्पल, ठीक है, पर समझ में आया आप? इफ ए एंड बी आर, चलिए कुछ क्वेश्चन है इस पे हम इसको बताते हैं। कोई मैसेज किए हैं, ब्लैक बॉल से रेड बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सिंपली रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इजकल टू पी ए हो जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इजकल टू पी बी हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक बॉल नीचे वाला जो इवेंट है इंडिपेंडेंट, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ए बाय बी, यहाँ पे यही चीज हम बताए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय बी इजकल टू पी आर डायरेक्टली, तो ए बाय बी इजकल टू पी ए हो जाएगा, बी बाय ए इजकल टू पी बी हो जाएगा। क्लियर? नाउ पी ए बाय बी इजकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है हमको, गिवन होता है ये।
अब ए बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी को पी ए लिख सकते हैं इंटरसेक्शन, ये का पूरा छाप दिए। तो अब पी ए इंटू बी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरा एक फार्मूला हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ए बी सी, अगर यदि इसमें ए बी सी तीनों हम कर दे तो पी ए पी बी बाई ए पी सी बाई ए बी। ये फार्मूला ऑलरेडी अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे। तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी, पी ए और बी, ए यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ठीक है, ये पता है ना। तो इसका चलिए आगे जो यूज होता जाएगा बताते जाएंगे। इसे फार्मूला है तो सब सारा फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। ए यूनियन बी बराबर पी ए और बी, इसको ऐसे यूनियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको कैसे हम देखें, ए यूनियन बी को ए बी, इसको हम पूरा को रफ कर देंगे तो ए यूनियन बी दोनों आ जाता है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ए एंड बी, इसका फार्मूला ये जो होता है बीच का भाग इंटरसेक्शन होता है, पी ए बट नोट बी, पी ए बट नोट बी में पी ए माइनस पी, ऐसे हम लिखते हैं पी ए एंड नोट बी। ये देखिए पी ए एंड नोट बी, इसका वेन डायग्राम देखिए, ए तो है, नोट बी पूरा बी नहीं है, पूरा बी इसमें नहीं है। ठीक है, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी माइनस पी बी। इसको और मॉडिफाई करते हैं तो पी ए यूनियन बी माइनस पी बी, इसको मॉडिफाई करके इसका फॉर्मूला ऊपर में जो बताए फॉर्मूला यहाँ रखिए, पूरा ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर ये फॉर्मूला आ जाए, या तो ये अप्लाई होगा या ये अप्लाई होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी में इसका फॉर्मूला देखिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर। और देखिए पी नाइदर ए नोर बी, मीन्स ए भी नहीं है बी भी नहीं है, पी नाइदर ए एंड नोर बी, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, 1 माइनस ये जो यूनियन पूरा है ये जो घट जाएगा तो ये बाहर ही बच जाएगा ना, यही तो बोल रहा है। नाइदर ए नोर बी, इन दोनों में से कुछ ही नहीं होगा तो बाहरी वाला पार्ट होगा, तो इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस ए यूनियन बी घटा देंगे। पी नाइदर ए और नोर बी, और यहाँ एंड था नहीं कुछ है तो एंड है, और नाइदर ए यूनियन नोर बी। ठीक है, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए नहीं होगा ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें से ये छोटा सा पार्ट, ये जो है ये छोटा सा पार्ट घट जाएगा 1 में से, ये छोटा सा पार्ट घट जाएगा तो ये रेस्ट वाला सारा पार्ट इसका हो जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बनाइए थोड़ा। इफ पी ए इतना दिया हुआ है, पी बी इतना दिया हुआ है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए, अभी जितना फार्मूला बताया उस सारा फार्मूला पर अप्लाई कीजिए। ऊपर में हम फार्मूला भी खोल दिए हैं, देखिए और बताइए आंसर। कोई बना रहे हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, पी पी ए इंटरसेक्शन बी का अभी फार्मूला हम बताए थे, पी ए इंटरसेक्शन बी का पी ए इंटू पी बी।